नमस्कार, मैं अशोक पटवा और आप देख रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की वो सारी की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं और डेट जो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं या पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और ये पूरे के पूरे आधुनिक भारतीय इतिहास को हम लाइन से देखते चले आ रहे हैं क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के माध्यम से। और ये जो पार्ट है ये 7वां या लास्ट पार्ट है इस आधुनिक भारतीय इतिहास का। और आप पिछले पार्ट में देख चुके हैं 1929 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं और डेट। इस पार्ट में हम देखेंगे 1930 से लेकर 1947 के बीच की वो सारी की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो परीक्षाओं में पूछी जाएंगी ही। और आधुनिक भारतीय इतिहास से जब भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सिर्फ डेट कब घटी या घटनाएं कब घटी यही नहीं पूछा गया है, बल्कि इन घटनाओं का सीक्वेंस भी पूछा गया है। तो इसलिए आप जब इनको देखें तो देखते समय इस बात को याद रखें कि इनके सीक्वेंस को भी आपको याद करते चलना है। तो शुरू करें आज का लास्ट पार्ट, जिसकी शुरुआत होती है 1930 से। और 1930 की सबसे प्रमुख घटनाओं में पहली घटना है स्वराज दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी को। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूं कि 1929 लाहौर अधिवेशन कांग्रेस ने यह तय किया कि 26 जनवरी को हर साल स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो उसी घोषणा के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया। और 1930 से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में भारत में हर जगह मनाया गया। चूँकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो 48 से क्या हुआ, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना चालू किया गया। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि 47 के पहले की ये जो 26 जनवरी ये डेट जो है इसको यादगार बनाने के लिए क्या करें, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इसी दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया। तो याद रखिएगा पहली बार स्वराज दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 पूरे देश में। 1930 की ही अगली घटना है सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जैसा कि आप जानते होंगे कि रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा 1930 फरवरी में घटना घटी थी। इसके बाद हम देखें अगली घटना दांडी यात्रा की शुरुआत। और दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कहाँ से, गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई यात्रा और कहाँ तक, दांडी नाम के जगह तक। ये दांडी नाम की जो जगह है तो याद रखिएगा ये शुरुआत कब हुई, 12 मार्च साबरमती आश्रम से निकले और ख़त्म कब हुई, 6 अप्रैल दांडी पहुँचे। ये दांडी नाम की जगह वर्तमान समय में गुजरात में कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि दांडी नाम का स्थान समुद्र तट गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। अब सवाल ये कि गांधी जी दांडी यात्रा का आयोजन क्यों किए, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना था। और इस आंदोलन को शुरू करने के लिए उन्होंने नमक कानून तोड़कर ये आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए ही ये दांडी यात्रा उन्होंने किया। इसीलिए इस दांडी यात्रा को साल्ट मार्च या दांडी मार्च भी कहते हैं या साल्ट मार्च भी कहते हैं। तो कुल मिला के 24 दिनों की यात्रा, 384 किलोमीटर की यात्रा थी, 24 दिनों में पूरा हुआ। और जैसे गांधी जी दांडी पहुँचे, नमक समुद्र का झाग उठाए, नमक कानून तोड़ दिए, वैसे ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन वायलेंस मूवमेंट पूरे देश में चालू हो गया। लोग जगह जगह पर कानून तोड़ना, विनम्रतापूर्वक कानून तोड़ना शुरू कर दिए। जहाँ जहाँ समुद्र तट था वहाँ लोग समुद्र में पहुँचे और झाग उठा उठा कर नमक कानून तोड़े। मध्य क्षेत्र में समुद्र ही नहीं है तो वहाँ के लोग क्या किए, जंगल में चले गए और जंगल के पेड़ काट काट कर जंगल कानून तोड़ दिया। उत्तर भारत में हम देखें तो वहाँ ना तो जंगल है और ना ही समुद्र, तो वहाँ पे चौकीदारी कर न देकर सरकारी आज्ञा का उल्लंघन किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन
शुरू हो गया 1930 में। तो खैर, इस आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, हम किसी और वीडियो में विस्तार से देखेंगे। शायद अगले वीडियो से ही हम इतिहास के शुरू से लेकर अंत तक, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी, चैप्टर वाइज देखेंगे। तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सिर्फ घटनाओं को सन के हिसाब से देखना। तो याद रखिएगा, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई, 12 मार्च, और दांडी कब पहुँचे गांधी जी, 6 अप्रैल। ठीक, इसी प्रकार हम देखें 1930 की ही अगली प्रमुख घटना है, शारदा एक्ट देश में लागू हो गया। कब, 1 अप्रैल 1930 को। शारदा एक्ट, ये नाम किसके आधार पे पड़ा है, तो भारतीय न्यायाधीश हरविलास शारदा, इन्हीं के द्वारा ये कानून 1929 में बनाया गया था। क्या कानून था ये, तो ये कानून था कि भारत में विवाह करने की उम्र लड़कियों के लिए 14 वर्ष 14 ईयर और लड़कों के लिए 18 ईयर 14 और 18 को डिक्लेयर कर दिया गया। कब, 1929 में। इस कानून को हरविलास शारदा के नाम पर शारदा एक्ट कहा गया और 1 अप्रैल 1930 को ये एक्ट पूरे भारत में लागू कर दिया गया। याद रहेगा सभी को। और देखिए 1930 की अगली प्रमुख घटना है, अप्रैल में ही चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव शस्त्रागार लूट। ये क्या है, ये मास्टर सूर्य सेन, जो भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उनके गुट के द्वारा, उनकी सेना के द्वारा, इन्होंने एक सेना बनाया था, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, और इस आर्मी के द्वारा अंग्रेज़ों के शस्त्रागार के ऊपर धावा बोला गया और शस्त्र लूट लिए गए। इस पूरी घटना को नाम दिया गया है चटगांव आर्मरी रेड। और कुल मिला के ये रेड जो है उतना सक्सेस तो नहीं हो पाया। अंततः सारे के सारे क्रांतिकारी पकड़ लिए गए, अधिकांशता को सज़ा हुई, बहुत से लोगों को मृत्युदंड की सज़ा हुई, बहुत से लोग मारे गए। तो आप यहाँ याद रखिएगा, चटगांव आर्मरी रेड, अप्रैल 1930। ये चटगांव नाम की जगह आज कहाँ है, आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, चटगांव वर्तमान समय में कहाँ पर है। ठीक है। और हम देखें 1930 की ही अगली घटना, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। ये क्या है, तो याद रखिएगा, भारत में डीलक्स ट्रेन, मतलब लग्जरियस ट्रेन सबसे पहली कौन सी चली थी, तो वो ट्रेन थी डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। ये भारत की पहली लग्जरी ट्रेन थी। कहाँ से कहाँ के बीच चली थी, तो याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच इसको चलाया गया था। कब, 1930 में 1 जून के दिन। ठीक, याद रखिएगा सभी को, भारत की पहली लग्जरी ट्रेन डेक्कन क्वीन, मुंबई से पुणे। ठीक, 1930 की ही हम अगली प्रमुख घटना देखें तो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई। कॉमनवेल्थ, जिसको हिंदी में राष्ट्रमंडल भी कहते हैं। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का मतलब है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक देशों का संगठन। आज भी है, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। तो ये इसके अंतर्गत कैसे देश शामिल हैं, तो जो कभी ना कभी अंग्रेज़ों के अधीन रह चुके हैं, तो उन्हीं का ये गेम्स का आयोजन की शुरुआत की गई 1930 से, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत। तो आप यहाँ याद रखिएगा, पहला कॉमनवेल्थ गेम भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन शुरुआत तो 1930 से हुई, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है। 1930 की ही अगली घटना हम देखें, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत दिया गया। भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत 2 राष्ट्र है, एक हिंदुओं का देश और एक मुसलमानों का देश। ये थ्योरी भारत में सबसे पहली बार किसके द्वारा दी गई, तो याद रखिएगा, डॉक्टर इकबाल। डॉक्टर इकबाल का नाम सुने होंगे, जिनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है, कौन सी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्हीं के द्वारा ये सिद्धांत पहली बार दिया गया कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि 2 राष्ट्र है। इसी सिद्धांत के आधार पर आगे चल के भारत का बंटवारा हुआ। तो डॉक्टर इकबाल के द्वारा 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, वहीं पर यह सिद्धांत दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, डॉक्टर इकबाल के द्वारा। कहाँ पर, इलाहाबाद मुस्लिम लीग अधिवेशन में। कब की घटना है, 1930 की घटना है। 1930 में हम देखें, अगला प्रमुख कार्य है आनंद भवन। ये आनंद भवन क्या है, ये नेहरू, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका पैतृक निवास स्थान था। कहाँ पर, इलाहाबाद, जिसको आज के समय में प्रयागराज कहते हैं। वहाँ इनके पैतृक
निवास स्थान का नाम था आनंद भवन। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो ऐसी दशा में इस आनंद भवन को देश के नाम पर समर्पित कर दिया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, स्वराज भवन। आज भी इस भवन को स्वराज भवन के नाम से ही जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये कब की घटना है, 1930 की घटना है। 1930 में ही हम देखें और इम्पोर्टेंट घटना क्या है, बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ बम। ये क्या है, ये एक मैगजीन या कह लें पॉम्पलेट था, और इससे बम के दर्शन को या फिलॉसफी ऑफ बम को भारतीय क्रांतिकारियों की गीता या बाइबल कहा गया है। कभी एग्जाम में पूछा गया कि भारतीय क्रांतिकारियों की बाइबल किसे कहा जाता है या भारतीय क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा गया, तो आप याद रखिएगा बम का दर्शन। और इसके लिखने में एक पूरी टीम का हाथ था, और इस टीम के सर्वे सर्वा कौन थे, भगवती चरण वोहरा, उन्हीं के नेतृत्व में ये बम का दर्शन लिखा गया था। भारतीय क्रांतिकारियों की गीता, इसका प्रकाशन पहली बार कब हुआ, 1930 में, याद रहेगा सभी को। इसी प्रकार हम देखें 1930 में ही सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बने। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरुजी कौन थे, चित्तरंजन दास, और चित्तरंजन दास भी शुरू में कलकत्ता के मेयर थे। आगे चलकर उनके शिष्य सुभाष चंद्र बोस भी राजनीति में आ गए, और वो भी 1930 में पहली बार कलकत्ता के महापौर बने सुभाष चंद्र बोस। और हम देखिए 1930 की घटना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। देखिए क्या हुआ, इस समय तक साइमन कमीशन की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार तक आ चुकी थी, और भी बहुत सारी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो इन सारी रिपोर्ट के ऊपर अध्ययन करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, और इन रिपोर्ट के आधार पर कुछ निर्णय लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सारे भारतीय दलों को, सारे भारत के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया ब्रिटेन कि आओ सभी मिल बैठकर भारत के संबंध में कुछ अच्छा सा समाधान करते हैं। तो इसी सम्मेलन को नाम दिया गया गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल मतलब टेबल गोल गोल थी, चारों ओर बैठ के डिस्कस करना है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया। कुल मिला के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, पहला 1930 में, दूसरा 31 में, और तीसरा 32 में। तो पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, और चूंकि कांग्रेस इस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी, इसलिए कांग्रेस के द्वारा पहले गोलमेज सम्मेलन का बायकॉट कर दिया गया। कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ। तो आप याद रखिएगा गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई, 1930 से हुई थी। ठीक है, तो ये 1930 की सारी प्रमुख घटना हम देखेंगे। 1931 की प्रमुख घटनाएं, तो सबसे प्रमुख घटना है कि नई दिल्ली का उद्घाटन। हमको मालूम है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में कर दी गई जॉर्ज पंचम के द्वारा, और 1912 में दिल्ली राजधानी भी बन गई। तो राजधानी में नई दिल्ली का डिज़ाइन तैयार किया गया, और वहाँ पे और भी अच्छी अच्छी इमारतें बनाई गई, जिनमें से 2 फेमस हैं, एक तो वायसराय पैलेस, और भी बहुत सारी संसद भवन वगैरह वगैरह। तो इस पूरे के पूरे नई दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ, तो आप याद रखिएगा कि इसका उद्घाटन हुआ 1931 में 17 फरवरी के दिन नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ, और वहाँ पर वायसराय का जो निवास स्थान था उसका भी उद्घाटन हुआ। उस वायसराय के निवास स्थान को आज के समय में राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। ठीक है, आपको मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस राष्ट्रपति भवन में या वायसराय पैलेस में निवास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। पहला वायसराय कोई होगा तो वो कौन था। और दूसरा ये भी कमेंट करके बताइए कि ये जो वायसराय पैलेस या राष्ट्रपति भवन है ये कौन सी पहाड़ियों पर बना है। खैर आप इसको याद रखिएगा। इसका उद्घाटन कब हुआ, 17 फरवरी 1931 नई दिल्ली का उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद हम अगली प्रमुख घटना देखें, अल्फ्रेड पार्क की घटना। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर, इलाहाबाद में, जिसे आज के समय में प्रयागराज कहते हैं। इसी पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस से घिर गए और दोनों में भयंकर गोलीबारी हुई और चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क में। याद रखिएगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई इस पार्क में। और हम देखें 31 की ही घटना, कौन सी घटना,
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। कब? तो याद रखिएगा 23 मार्च, लिखा हुआ 23 मार्च, और 1931 23 मार्च 1931 के दिन तीनों को मौत की सजा दे दी गई। इस डेट को आप जरूर याद रखिएगा। इसी प्रकार हम 1931 की ही बात करें तो आलम आरा, नाम सुनेंगे आलम आरा का। ये भारत की पहली बोलती मूवी थी, पहली बोलती फिल्म थी। तो याद रखिएगा ये मूवी आलम आरा किस वर्ष में पब्लिश हुई, कर सकते हैं, या रिलीज हुई? 1931, भारत की पहली बोलती मूवी आलम आरा। ठीक है, 1931 की ही हम अगली घटना देखें तो गांधी इरविन समझौता। गांधी जी और उस समय के गवर्नर जनरल या वायसराय कह लीजिए लॉर्ड इरविन, दोनों के बीच में समझौता हुआ। क्यों समझौता हुआ? क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन को कांग्रेस के द्वारा बायकॉट कर दिया गया। उस समय कांग्रेस पूरे भारत की सबसे बड़ी संस्था थी, तो बगैर कांग्रेस के भारत के संबंध में कोई भी निर्णय पॉसिबल नहीं था। तो वायसराय इरविन को झुकना पड़ा और गांधी जी के साथ वार्ता चालू करना पड़ा। गांधी जी और लॉर्ड इरविन दोनों के बीच में इस बात को लेकर समझौता हुआ कि गांधी जी कुछ समय के लिए अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक्सटेंड कर दें, समाप्त ना करें, एक्सटेंड कर दें, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाएं। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता याद रखिएगा 1931 में। और इसी 1931 में हम देखते हैं कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और इस अधिवेशन की दो मुख्य बातें आप जरूर याद रखिएगा। पहली मुख्य बात यह है कि इसी कराची अधिवेशन में युवाओं के द्वारा गांधी जी का विरोध किया गया, उनको काले झंडे दिखाए गए। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा क्योंकि जब गांधी जी इरविन के साथ समझौता किए तो भगत सिंह की मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं करा पाए, और भगत सिंह की मृत्युदंड की सजा हो गई। इस कारण युवाओं में बहुत आक्रोश था, और यही कारण है कि गांधी जी कराची अधिवेशन में युवाओं के द्वारा गांधी जी का बहुत विरोध किया गया। तो पहली घटना यह है। दूसरी इंपॉर्टेंट घटना ये कि इसी कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। तो कराची अधिवेशन की दो मुख्य बातों को आप जरूर याद रखिएगा। अगली प्रमुख घटना 1931 की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और इसमें कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया। और कांग्रेस की ओर से कौन पार्टिसिपेट करने गया? तो याद रखिएगा गांधी जी गए थे, और गांधी जी के सहयोगी के रूप में सरोजनी नायडू भी लंदन में गई थी। याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। आप यहाँ पे इस बात को जरूर याद रखिएगा कि गांधी जी या कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही शामिल हुए, पहले में शामिल नहीं हुए, तीसरे में शामिल नहीं हुए। ठीक है, और इस बात को भी याद रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले नेताओं में डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इनको अक्सर पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सा भारतीय नेता शामिल हुआ। खैर, इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए और बीच में ही सम्मेलन को छोड़कर वापस भारत आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस सम्मेलन में देखा कि गोलमेज सम्मेलन में भारत की समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि भारतीय समस्याओं को और ज़्यादा उलझाने की कोशिश की जा रही है। अंग्रेज अभी तक फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत में हिंदू और मुस्लिम कर रहे थे। अब अंग्रेज एक कदम और आगे बढ़कर हिंदुओं को ही अंदर से ये उच्च वर्ण का है, निम्न वर्ण का है, ये इस तरीके से तोड़ने की साजिश कर रहे थे, ऐसा गांधी जी को लगा। और यही कारण है कि गांधी जी ने इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिया और वापस भारत आ गए और अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने फिर से चालू करने की घोषणा कर दिया। इसी 1931 में हम देखें तो कांग्रेस के द्वारा एक नया झंडा अपनाया गया, और इस नए झंडे में तिरंगा झंडा था और बीच में चरखे के चिन्ह को कांग्रेस ने अपने नए झंडे के रूप में स्वीकार किया। तो याद रखिएगा चरखा वाला तिरंगा झंडा कांग्रेस का झंडा कब से बना है? 1931। ठीक है, इसी प्रकार 1931 में ही हम देखें कि भारत में लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल जो थे वो वापस चले गए, और उनके बदले में नए गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलिंगटन
का भारत आगमन हुआ था। इसी 1931 में हम देखें गुरुवायूर सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 1931 में केरल कांग्रेस के द्वारा मंदिर में दलितों के प्रवेश करने को लेकर मूवमेंट किया गया, आंदोलन चलाया गया। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन के नाम पर आप जरूर याद रखिएगा गुरुवायूर सत्याग्रह कब हुआ था, नवंबर 1931। कहाँ पर, केरल में ये हुआ था। ठीक है, तो ये 1931 की घटनाएं हो गई। और भी हम देखें 1932 की घटना, तो 1932 में हम देखें भारत के द्वारा पहला टेस्ट क्रिकेट खेला गया। किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला जाएगा। तो 1932 भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट कहाँ पर हुआ था, लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है ब्रिटेन में। और हम देखें इस पहले टेस्ट क्रिकेट टीम का भारतीय कैप्टन कौन था, CK नायडू, जिनको इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में उस समय हिंदू ब्रेडमैन कहा जा रहा था। बहरहाल जो भी हो, पहला टेस्ट क्रिकेट भारत ने कब खेला, 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ। वैसे मैं बता दूं आपको कि सिर्फ पहला टेस्ट ही नहीं बल्कि पहला वनडे भी और पहला 2020 भी भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला है। जो भी हो, हम अगला देखें 1932 में ही अगली प्रमुख घटना तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में भी कांग्रेस या गांधी जी शामिल नहीं हुए। और हम देखें 1932 में ही भारतीय सैन्य एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई। कहाँ पर, आपको मालूम है IMA कहाँ पर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? अगर मालूम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि IMA कहाँ पर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1932 में हुई थी, भारतीय सैनिक एकेडमी। और हम देखें 1932 की प्रमुख घटना मैकडोनल अवार्ड। ये क्या है मैकडोनल अवार्ड? तो हमको मालूम है तीनों गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल के द्वारा जो घोषणा की गई, जो निर्णय दिया गया, उसी निर्णय का नाम है मैकडोनल अवार्ड। इसी को कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं और इसी को सांप्रदायिक निर्णय भी कहते हैं। बहुत सारी बातें थी, इन बहुत सारी बातों में एक जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी वो ये कि दलितों को हिंदुओं से अलग माना गया और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत 1909 में मुसलमानों को, 1919 में सिख ईसाइयों को दिया गया, अब ये अधिकार दलितों को भी हिंदुओं से अलग मानकर दिया जा रहा था। और दलितों के लिए 72 सीटें चुनाव में, आगामी चुनाव में 72 सीटें रिजर्व करने का प्रावधान था इस मैकडोनल अवार्ड के माध्यम से। गांधी जी को पहले ही मालूम था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी देख चुके थे कि अंग्रेज भारत की समस्याओं को और ज़्यादा सुलझा रहे हैं। इसलिए जैसे मैकडोनल अवार्ड की घोषणा हुई, इसके विरोध में गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन की घोषणा कर दी गई। जब तक ये घोषणा वापस नहीं ली जाएगी तब तक मैं ना तो खाना खाऊंगा ना ही पानी पीऊंगा। और इस अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन पे बैठ गए गांधी जी। गांधी जी 21-22 दिन तक लगातार भूखे प्यासे बैठे रहे। उनकी स्थिति बिल्कुल नाजुक हो गई। ब्रिटिश सरकार खुश थी और गांधी जी के मृत्यु का वेट कर रही थी कि अच्छा है कि निपट जाए। भारत के जो टॉप लीडर्स थे उस समय के, वो चिंतित हो गए कि कहीं गांधी जी की मृत्यु हो गई तो फिर भारत में आज़ादी का जो आंदोलन, उसका लीडरशिप है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए उस समय के भारत के प्रमुख नेताओं ने गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, जो कि उस समय दलितों के नेता थे, दोनों के साथ वार्ता चालू किया और कुछ बातों को लेकर दोनों को सहमत किया। और इन्हीं बातों को लेकर गांधी जी और अंबेडकर जी में पुनः समझौता हुआ। तो आप याद रखिएगा मैकडोनल अवार्ड की घोषणा कब हुई? अगस्त 1932 में। और पुनः समझौता गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में कब हुआ? सितंबर 1932 में, 1932 में। और इस पुनः समझौता के तहत ये तय हुआ कि कांग्रेस 72 सीटों के बदले में अपनी ओर से 148 सीटें दलितों को टिकट देगी। मतलब मैकडोनल अवार्ड की तुलना में डबल से भी ज़्यादा। ठीक है, उसके एवज में डॉक्टर अंबेडकर क्या करेंगे? मैकडोनल अवार्ड का विरोध करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो जो भी हो 1932 की ये सारी की सारी
प्रमुख घटनाएं थी, आप जरूर याद रखिएगा। हम देखें 1933 की प्रमुख घटनाएं, तो हम क्या देख रहे हैं? पहला यात्री विमान, भारत का पहला यात्री विमान उड़ाया गया। कहाँ से कहाँ के बीच में? तो याद रखिएगा, कलकत्ता से ढाका के बीच में। उसमें ढाका तो भारत में था, बांग्लादेश में भी है, उसमें भारत में था। और ये जो पहला यात्री विमान है, ये उड़ाया गया टाटा एयरलाइंस के माध्यम से। टाटा एयरलाइंस, जिसको भारत की आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण करके एयर इंडिया नाम दे दिया गया। फिर अभी आप सुने होंगे कि इसी एयर इंडिया को टाटा ने फिर से खरीद लिया। और हम देखें 33 की प्रमुख घटना, पाकिस्तान शब्द की रचना हुई। पाकिस्तान शब्द, याद रखिएगा, ये मुस्लिम लीग की देन नहीं है, बल्कि ये शब्द की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप जरूर याद रखिएगा कि चौधरी रहमत अली। ये बंदा कौन है? ये बंदा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और उस समय जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो उसने अपना पॉम्पलेट लोगों में बांटा था। इस पॉम्पलेट का या लेख का नाम था नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं। तो इस आर्टिकल में चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान की कल्पना की गई। इस पाकिस्तान में P फॉर पंजाब था, A फॉर अफ़गान था, और K फॉर कश्मीर था, और S फॉर सिंध, और TAN मतलब बलूचिस्तान। तो नॉर्थ ईस्ट के इन क्षेत्रों को लेकर पाकिस्तान की कल्पना चौधरी रहमत अली के द्वारा अपने आर्टिकल नाउ और नेवर में पहली बार दिया गया 1933 में। याद रहेगा सभी को। हम देखिए 1933 में क्या हुआ। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर चुके थे, मैकडोनल्ड अवार्ड आ चुका था, गांधी जी अंबेडकर जी का पुनः समझौता हो चुका था। इन सारी बातों से गांधी जी को लगा कि दलितों की स्थिति वाकई दयनीय है। तो दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए पूरे देश में गांधी ने तय किया कि वो अछूतोद्धार आंदोलन चालू करेंगे, दलित उद्धार आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इसी दलित उद्धार आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी ने पूरे देश का दौरा किया और देशवासियों से ये अपील किया कि जैसे आप ईश्वर की संतान हैं, वैसे दलित भी तो ईश्वर की संतान है। इसी समय गांधी जी ने दलितों को हरिजन, मतलब हरि मतलब ईश्वर, जन मतलब संतान, ईश्वर की संतान हरिजन का संबोधन दिया था। और तो और गांधी जी के द्वारा अपने साबरमती आश्रम का नाम भी बदलकर हरिजन आश्रम कर दिया गया। इसी 1933 में गांधी जी के द्वारा हरिजन नाम का न्यूज़पेपर भी चालू किया गया। तो 1933 गांधी जी का अछूतोद्धार आंदोलन या दलित उद्धार आंदोलन के लिए फेमस हुआ। तो 1933 के बाद हम देखें 1934 की घटनाएं। और 1934 की घटना यह है कि जब दूसरा कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। आपसे कुछ क्वेश्चन है, पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दूसरा कहाँ पे हुआ वो भी बता दीजिएगा। मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि पहला भारतीय जिसने कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीता वो थे राशिद अली, और इन्होंने पहलवानी में, कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो ये फर्स्ट इंडियन थे राशिद अली जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए मेडल जीता था। तो द्वितीय कॉमनवेल्थ गेम भारत पहली बार शामिल हुआ। इसी 1934 में हम देखें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई, और इसके पहले अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ये पार्टी इसलिए भी फेमस हुई, आप नाम सुनेंगे जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक कहा गया, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था 77 में। तो ये जयप्रकाश नारायण भी इसी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ही नेता थे। और ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भूमिका कब विशेष रूप से हमको दिखाई दी, जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में देश के सारे कांग्रेसियों को जेल में अंग्रेजों ने डाल दिया था। तो सारे कांग्रेसी जब जेल में, तो आंदोलन कैसे होगा। तो ऐसी दशा में ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, मीनू मसानी, बहुत से,
इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में अपना नेतृत्व दिया था। तो आप याद रखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में। और इसके बाद हम देखें 1935 की घटना। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 देश में लाया गया। और इस 1935 के एक्ट की कुछ प्रमुख खास बात यह है, जिनमें से पहली खास बात यह है कि जो 1919 का प्रांतों में द्वैध शासन था, उसको प्रांतों से हटाकर केंद्र में लगा दिया गया। तो आप याद रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन कौन से अधिनियम की विशेषता है? 1935। और हम देखिए इस 1935 के एक्ट की और विशेषता क्या है कि भारत को यूनियन या संघ बनाने की कोशिश की गई और बहुत सारी संघीय संस्थाएं जैसे आरबीआई, संघीय न्यायालय, संघीय रेलवे, बहुत संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि बहुत सारी संघीय संस्थाएं इसी 1935 के एक्ट के तहत भारत में स्थापित की गई। तो 1935 का एक्ट आया भारत में। और हम देखते हैं गांधी जी के द्वारा इसी 1935 में वर्धा में अपना आश्रम सेवाश्रम करके बनाया गया। सेवाश्रम नाम से बनाया गया। किसके लिए? मीराबेन के लिए। ठीक है, तो मीराबेन का सेवाश्रम कहाँ पर है? वर्धा में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1935। हम देखें 1936 की घटनाएं में ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ये भारत में क्रिकेट का पहला स्टेडियम है। ठीक है, और इस स्टेडियम की आधारशिला रखी गई कब? 1936 में। आप सोचेंगे भारत में पहला टेस्ट क्रिकेट तो हुआ था 1933 में। भारत में पहला टेस्ट क्रिकेट संपन्न हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच में कब? 1933 में। तो स्टेडियम बनना नहीं हुआ, उद्घाटन हुआ था इसका, मतलब आधारशिला रखा गया 1936 में। तो पहला टेस्ट मैच जो 1933 में हुआ वो कहाँ हुआ? जिम खाना, ये ग्राउंड है अभी भी मुंबई में, वहाँ पे 1933 में मैच हुआ। तो भारत में क्रिकेट मैच के लिए पहला स्टेडियम जो है वो कौन सा है? ब्रेबॉर्न स्टेडियम। कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई? 1936 में। ठीक है, और हम देखें 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, इसका शुरुआती नाम जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था, लेकिन फिर आगे चलकर इसने अपना नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रख लिया। और इसके संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती। और इस सभा के द्वारा किसानों के हितों को लेकर बहुत सारे मूवमेंट भारत में चलाए गए थे। ठीक है, और हम देखें 1936 की ही प्रमुख घटना है कि जॉर्ज 6 ब्रिटेन के सम्राट बने। अभी तक ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम, जो कि 1910 में इंग्लैंड के सम्राट थे। 1910 से लेकर कब तक? 1936 तक ब्रिटेन या इंग्लैंड के सम्राट कौन? जॉर्ज पंचम थे, जो कि भारत भी आए थे और भारत आने वाले इकलौते सम्राट थे ब्रिटेन के। उनका निधन हो गया 1936 में। और जॉर्ज पंचम के बाद अगले राजा ब्रिटेन के कौन बने? जॉर्ज सस्टम। और यहाँ पर आप जरूर याद रखिएगा कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज षष्ठ ब्रिटेन के राजा थे। ठीक है, और हम देखें 1936 में ही भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में लिन लिथगो का भारत में आगमन हो गया। ठीक है, 1937 की बात करें हम, 1937 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ। क्यों खास है? इसलिए खास है कि ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। अभी तक के कांग्रेस के जो भी अधिवेशन थे वो बड़े बड़े शहरों में, मद्रास में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, कानपुर में, अभी तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन किसी गांव में नहीं हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ वो गांव था फैजपुर। और ये फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? 1937। और ये फैजपुर वर्तमान में कौन से राज्य में है? तो यहाँ पे जरूर याद रखिएगा कि फैजपुर वर्तमान समय में महाराष्ट्र में है और शुगर मिल के लिए अभी बहुत प्रसिद्ध है। इस फैजपुर अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। हम देखें और भी बातें 37 की बातों में हम देखें बर्मा को भारत से
अलग कर दिया गया। 1935 के एक्ट कब से लागू हुआ? 1937 से लागू हुआ। और जब 1937 में लागू हुआ तो 35 के एक्ट में प्रावधान था कि बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा। तो 37 में बर्मा, जिसको आज के समय में म्यांमार कहा जाता है, भारत से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। इसी प्रकार हम देखें 37 में ही भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको आज के समय में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। एक्चुअल में क्या हुआ, 1935 का एक्ट में प्रावधान था और 1935 का एक्ट जो है वो 1937 में प्रभावी हुआ, लागू हुआ। तो उसी एक्ट के द्वारा संघीय न्यायालय और उसी एक्ट के द्वारा 35 के एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार आम चुनाव 1937 में किए गए। और जब 1937 में आम चुनाव किए गए तो उस समय के भारत में कुल 11 राज्य थे और चुनाव में 11 राज्यों में 5 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला, या कह लें बहुमत वाली सरकार बनी, और बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस के समर्थन की सरकारें बनी। तो कुल मिला के 11 में से 8 राज्यों में या तो कांग्रेस की या कांग्रेस के समर्थन की सरकारें बनी। और भारत में 11 राज्यों में जो भी सरकार बनी उनमें पहली सरकार जो बनी वो सरकार थी मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंसेस, सीपी कहते थे उस समय। और भारत के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए कौन? एन.जी. खेर। सेंट्रल प्रोविंसेस के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? एन.जी. खेर। ये 11 राज्यों में से सबसे पहली सरकार थी 1937 में, याद रहेगा सभी को। और हम देखें 1938 की प्रमुख घटना, हरिपुरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। और ये अधिवेशन इसलिए फेमस है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने हरिपुरा अधिवेशन में। ये हरिपुरा वर्तमान समय में किस राज्य में होगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि हरिपुरा कौन से राज्य में। 1938 की प्रमुख घटनाओं में हम देखें कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनाए गए वी.डी. सावरकर, जिनको लोग प्यार से वीर सावरकर कहते हैं। ये हिंदू महासभा की राजनीति करते थे, तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनाए गए वीर सावरकर को। 1939 की बात करें तो 1939 की प्रमुख घटना क्या है? त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का। और ये कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन क्यों फेमस है? आप जानते ही होंगे शायद कि इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार कांग्रेस में चुनाव किया गया। और इस चुनाव में गांधी जी के उम्मीदवार पी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया और दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने में सुभाष चंद्र बोस सफल हुए त्रिपुरी अधिवेशन में। लेकिन कांग्रेस की कार्यकारिणी के सारे लोग गांधी जी के साथ थे और गांधी जी के साथ होने के कारण सुभाष चंद्र बोस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इसी 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने न केवल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया बल्कि पूरी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से अलग होकर इसी 1939 में एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक देखिएगा आज भी पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में चुनाव आज भी लड़ती है। तो इस पार्टी का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस से अलग होकर कर लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1939। और 1939 में हम क्या देखते हैं? मुस्लिम लीग के द्वारा पूरे देश में मुक्ति दिवस मनाया गया। कौन सी तारीख को? तो डेट को भी याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939। क्यों मनाया गया मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा? क्योंकि मुस्लिम लीग को सभी राज्यों में कांग्रेसी सरकारों से मुक्ति मिल गई। क्यों भाई? क्योंकि सारे कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया सभी राज्य से। क्यों? इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो चुका था 1 सितंबर 1939 से, और इस सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों ने भारत को भी अपनी ओर से शामिल कर लिया। तो कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब सभी राज्य में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार स्थापित है तो अंग्रेज जनता के प्रतिनिधियों से कम एक बार पूछना तो था कि भाई युद्ध में शामिल होना है कि नहीं होना है। और जब आप पूछे भी नहीं तो हमारे सरकार बने रहने का क्या औचित्य है? तो इसी विषय को लेकर कि भारतीयों से बगैर पूछे
भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया गया है। इसी विषय को लेकर सारे कांग्रेसी सरकारों ने अपने अपने राज्य से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेसी सरकारों के इस्तीफे की खुशी में 22 दिसंबर 1939 को पूरे देश में मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया? तो याद रखिएगा, मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये 39 की घटना थी। 1940 की घटना को हम देखें तो कांग्रेस का रामपुर अधिवेशन हुआ और इस रामपुर अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इस अधिवेशन की खास बात यह हुई कि लगातार 6 साल तक 1946 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1946। आज़ादी के पहले अगर कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष अगर नाम पूछा जाए तो किसका नाम आएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही आता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष आज़ादी के पहले कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। 1940 से लेकर 46 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। याद रखिएगा आप, इसी 1940 में क्या हुआ? अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को मनाने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया ताकि भारतीय अंग्रेज़ों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार में भरपूर सहयोग करें। लेकिन कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी इस अगस्त प्रस्ताव के अंग्रेज़ों के इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसी 1940 में ही हम देखते हैं मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ और मुस्लिम लीग के इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और इस लाहौर अधिवेशन की खास बात ये कि ये मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन है जिसके मंच से पहली बार एक अलग देश की मांग की गई। ठीक है, और ये मांग कब की गई? तो याद रखिएगा 23 मार्च को की गई, 23 मार्च 1940। और इसी 23 मार्च दिन की याद में आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च के दिन ही मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन मुस्लिम लीग के मंच से पहली बार एक अलग मुस्लिम देश की मांग की गई थी। 1940 लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इसी 1940 की बात है, उधम सिंह, जनरल डायर की हत्या किया। उधम सिंह कौन? जो कि भारत के क्रांतिकारी थे। उन्होंने लंदन में क्या किया? जनरल डायर थे, उनकी गोली से मारकर हत्या कर दिया। याद रखिएगा, जनरल डायर जो मारे गए वो जनरल डायर वो नहीं थे जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड किया था। धोखे से दूसरे डायर मारे गए। जो भी हो, तो डायर हत्याकांड किसके द्वारा संपन्न किया गया? उधम सिंह के द्वारा किया गया 1940 में। और 1940 में ही उधम सिंह को मौत की सज़ा दे दी गई। ठीक है, आप याद रखेंगे। और 1940 में ही हम देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चालू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का मतलब है कि इस आंदोलन में एक समय में एक ही व्यक्ति सत्याग्रही या आंदोलनकारी के रूप में भूमिका निभाएगा। ठीक है, और जब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो तो अगला व्यक्ति जो है वो सत्याग्रही बनेगा। तो एक समय में एक ही व्यक्ति होता था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। और पहले सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन बने वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दूसरे कौन थे। ठीक है, तो ये 1940 की घटना हो गई। 1941 की घटना हम देखें तो 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान भी शामिल हो गया। किसकी ओर से? जर्मनी की ओर से। धुरी राष्ट्र का जो ग्रुप है वो तैयार हो गया। धुरी राष्ट्र कौन कौन? जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, हम इसी 1941 में देखें सुभाष चंद्र बोस, जिनको भारत में कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो वहाँ से भाग निकले और अफ़गानिस्तान से होते हुए जर्मनी पहुँच गए। तो 1941 में ही सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ के जर्मनी की ओर चले गए थे। इसी 1941 में देखिएगा पर्ल हार्बर घटना घटी। ये पर्ल हार्बर घटना क्यों फेमस है? ये सेकेंड वर्ल्ड वार का टर्निंग पॉइंट है। सेकेंड वर्ल्ड वार में इस समय तक जर्मनी का जो गुट था वो हावी था सभी जगह।
यूरोप में जर्मनी हावी, इधर अफ्रीका में भी, इधर सभी जगह जर्मनी, इटली और जापान का गुट जो है वो ब्रिटेन के गुट के ऊपर इतना भारी पड़ रहा था, इतना भारी पड़ रहा था कि ऐसा लगने लगा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी जीत जाएगा। लेकिन इसी समय क्या हुआ, ये टर्निंग पॉइंट पर्ल हार्बर घटना घट गई। ये पर्ल हार्बर क्या है, एक्चुअल में प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के पास में अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, ठीक है। और इस समय हम बात कर रहे हैं तो इस समय तक अमेरिका न तो ब्रिटेन के पक्ष में था, ना ही जर्मनी, न्यूट्रल था। लेकिन अंदर अंदर ब्रिटेन को थोड़ा बहुत सहयोग कर ही रहा था। और वैसे भी हम देखें तो जापान और यूएसए दोनों में प्रशांत महासागर के द्वीपों को लेकर आपस में मनमुटाव था। मतलब प्रशांत महासागर में जो भी छोटे छोटे द्वीप थे उनमें किसका स्वामित्व रहेगा, इसको लेकर जापान और यूएसए में बहुत ज़्यादा मनमुटाव था। तो इन सारी बातों को लेकर जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे के ऊपर में एक आक्रमण किया और लगभग 2400 नौसैनिक, अमेरिकी नौसैनिक जो हैं इस पर्ल हार्बर केस में मारे गए। 2400 सैनिक मारे गए और अमेरिका के अनेक नौसैनिक जहाज जो हैं इस पर्ल हार्बर केस में नष्ट हो गए। बहुत बड़ी घटना थी, अमेरिका को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ और इसी घटना के कारण अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के गुट से उतरना पड़ा। और जब अमेरिका ब्रिटेन के गुट में शामिल हुआ तो जो विश्व युद्ध का पलड़ा जो जर्मनी की ओर भारी था वो अब एकाएक पलटने लग गया। अब ब्रिटेन का गुट जो है मजबूत हो गया और जर्मनी का गुट कमज़ोर होते होते समाप्त हो गया। आप याद रखेगा पर्ल हार्बर केस 1941 याद रहेगा सभी को। 1942 की बात करें तो 1942 में हम देखते हैं भारत में क्रिप्स मिशन आया था ताकि भारतीय मान जाएं, सेकेंड वर्ल्ड वार में भरपूर सहयोग करें। क्रिप्स मिशन की सिफारिशों में यहाँ तक कह दिया गया कि भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन न तो कांग्रेस ने और न ही मुस्लिम लीग ने, दोनों ने क्रिप्स मिशन की सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि भाई जो भी देना अभी दे दो, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप कैसे दोगे जब आपका शासन नहीं रहेगा। मुस्लिम लीग ने भी इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस क्रिप्स मिशन में कहीं पर भी एक अलग मुस्लिम देश की मांग को ध्यान ही नहीं दिया गया। गांधी जी के द्वारा क्रिप्स मिशन की सिफारिशों पर कमेंट किया गया कि क्रिप्स मिशन की सिफारिशें क्या है, एक पोस्ट डेटेड चेक हैं, पोस्ट डेटेड चेक। और आगे चलकर नेहरू जी ने जोड़ दिया एक ऐसे बैंक का जो बैंक भविष्य में दिवालिया होने वाला है। एग्जाम में कई बार दोनों को जोड़कर पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन की सिफारिशों के बारे में किसने कहा है कि एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक जो बैंक भविष्य में दिवालिया होने वाला है। आप किसका नाम आंसर में लिखेंगे, गांधी जी या नेहरू जी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सही क्या है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी 1942 में ही हुई। रास बिहारी बोस जो कि भारत के क्रांतिकारी थे, इन्हीं की प्रेरणा पर हम देखते हैं कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 में आज़ाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई। आप याद रखिएगा, ठीक है। और हम देखें 1942 में ही बॉम्बे अधिवेशन कांग्रेस का, देखिए क्या था, क्रिप्स मिशन की सिफारिशें देखकर गांधी जी बिल्कुल निराश हो चुके थे और गांधी जी को लगा कि हमें कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ में। तो गांधी जी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया और कांग्रेस के अधिवेशन में रखा। लेकिन अधिकांशतः कांग्रेसियों ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर दिया और उनका प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। गांधी जी ने कांग्रेसियों की परवाह ही नहीं किया, बल्कि उल्टे कांग्रेस को चमकाया कि मुझे कांग्रेस की ज़रूरत है ही नहीं, मैं तो देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन तैयार कर लूँगा। और गांधी जी की धमकी को देखते हुए कांग्रेस ने क्या किया, एक विशेष अधिवेशन बॉम्बे में बुलाया 1942 में अगस्त में। और इस बॉम्बे अधिवेशन में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को दोबारा रखा गया। और जब दोबारा रखा गया तो कांग्रेसियों को ये प्रस्ताव पारित करना पड़ा। और इसी अधिवेशन में 8 अगस्त, ये डेट को याद कर लीजिएगा, 8 अगस्त के दिन गांधी जी के द्वारा अपना प्रसिद्ध भाषण दिया गया।
और इसी भाषण में गांधी जी के द्वारा करो या मरो, डू और डाई का नारा भी दिया गया। इस भाषण को कांग्रेस ने क्या किया, पूरे देश में रेडियो के माध्यम से प्रसारित करवाया। क्यों? क्योंकि इसी भाषण में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की सारी रूपरेखा नागरिकों को, जनता को बता दिया गया। क्यों भाई, क्यों? इसलिए क्योंकि अगले दिन ही 9 अगस्त, 8 अगस्त को भाषण हो रहा है, 9 अगस्त से ही ये आंदोलन पूरे देश में शुरू होना था। तो समय तो था नहीं कि न्यूज़पेपर के माध्यम से बताएं, तो रेडियो के माध्यम से गांधी जी का भाषण 8 अगस्त के दिन पूरे देश में प्रसारित करवाया गया, ताकि देश की जनता को इस आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 अगस्त को ये भाषण खत्म हुआ और 9 अगस्त मतलब अगले दिन सुबह सुबह ये आंदोलन शुरू करना था। सब लोग घर चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, 8 और 9 अगस्त मतलब जैसी रात को 12 बजा, 9 अगस्त चालू हुआ, इसी बीच क्या हुआ, आधी रात में अंग्रेजी पुलिस के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सारे कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सारे कांग्रेसी नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का नेता हो, जिला स्तर का नेता हो, गांव का नेता हो, छोटे से लेकर बड़े सारे कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आप ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन 0 आवर। क्यों ऐसा? अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया ताकि पहले दिन से ही ये आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन हो जाए। जनता निकलेगी सुबह, देखेगी यार कोई कांग्रेसी तो है नहीं, बुला तो लिए आंदोलन में लेकिन कोई है नहीं, अपने अपने घर चले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जनता पहले से मन बना चुकी थी, उनको कार्यक्रम की रूपरेखा मालूम थी। जनता जब घर से निकली तो वो पूरा आंदोलन करके ही गई। और वैसे भी हम देखते हैं कि जब कांग्रेस के सारे नेता जेल में थे, तो ऐसी दशा में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कहीं मैं बताया भी था आपको कि नेताओं के द्वारा जनता को अपना नेतृत्व दिया गया। तो याद रखिएगा आप, बॉम्बे अधिवेशन 8 अगस्त 1942 और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। और हम देखें 1943 की घटना, तो सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान दी गई। आप याद रखिएगा कब की बात है, 1943, और इसको भी याद रखिएगा जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस INA के मुखिया बन गए, आज़ाद हिंद फौज के मुख्य बन गए। ठीक है, और हम देखते हैं सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की सरकार बनाई सुभाष चंद्र बोस ने। कब? वो डेट को भी याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 में। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि ये भारत की पहली स्वतंत्र और अस्थायी सरकार थी। इस स्वतंत्र और अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। और इनकी सेना में, मतलब इनकी सरकार की सेना में 3 ब्रिगेड, सेना की 3 ब्रिगेड थी। एक गांधी ब्रिगेड, दूसरा नेहरू ब्रिगेड और तीसरा सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। ये नाम सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही दिए थे। और इसी सरकार के समय में सुभाष चंद्र बोस ने जब भाषण दिया था, तो इसी भाषण में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को पहली बार बापू या राष्ट्रपिता कहा गया। तो याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिछली क्लास में बता चुका हूँ। और गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, सिंगापुर सरकार 1943 के समय में। तो आज़ाद हिंद फौज के सेना के बारे में मैं आपको बता रहा था। 3 ब्रिगेड थी, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं की रेजिमेंट का भी गठन किया और इस रेजिमेंट का नाम दिया रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का मुखिया या कैप्टन बनाया किसको? कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, उन्होंने कैप्टन सहगल से विवाह कर लिया, तो वो कैप्टन सहगल के नाम से जाने गए। तो कैप्टन सहगल, लक्ष्मी सहगल, ये रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कैप्टन बनी थी आज़ाद हिंद फौज में। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में हो रही है? 1943 में ही मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ और इस कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कौन सा नारा दिया? बांटो फिर भागो। कांग्रेस ने बॉम्बे अधिवेशन में कहा गया, बॉम्बे अधिवेशन में देश के सामने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो कांग्रेसी नारे के जवाब में मुस्लिम लीग ने
कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया? पहले बांट लो फिर भागना फिर जाना, तो बांटो फिर भागो का नारा कराची अधिवेशन मुस्लिम लीग, याद रखिएगा, ठीक है। आप देखें 1944 की घटना कि भारत के नए गवर्नर जनरल कौन बनकर आए? लॉर्ड वेवेल। और हम देखें इसी 1944 में CR फार्मूला, CR मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत में इस समय मुस्लिम लीग बहुत एग्रेसिव थी एक अलग मुस्लिम देश की मांग को लेकर, तो ये हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह बहुत हो रहा था। तो इसी विषय को लेकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला दिया, एक फार्मूला बनाया, और ये फार्मूला गांधी जी को पसंद तो नहीं था, लेकिन फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना को राजी करने के लिए गांधी जी इसी फार्मूले के आधार पे जिन्ना से मिलने गए। और जब जिन्ना से मिले थे मोहम्मद अली जिन्ना से, तो इसी समय गांधी जी ने ही जिन्ना को ये नाम दिया था। कौन सा नाम? कायदे आजम, महान नेता। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। तो आप याद रखिएगा कि जिन्ना को कायदे आजम नाम किसके द्वारा दिया गया? गांधी जी के द्वारा दिया गया। कब? जब गांधी जी CR फार्मूला के आधार पे जिन्ना से मिलने के लिए 1944 में गए थे, ठीक। हम देखें 1945 की घटना, तो 1945 की घटना बहुत बड़ी कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई 18 अगस्त के दिन। क्या हुआ कि अमेरिका ने, देखिए हिटलर मर गया, जर्मनी हार स्वीकार कर लिया, इटली पहले ही हार स्वीकार कर चुका था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अभी तक जापान डटा हुआ था। तो जापान को हराने के लिए अमेरिका ने क्या किया? 2 परमाणु बम 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान में गिरा दिया, और इन दोनों परमाणु बम की विभीषिका के कारण जापान ने भी अपनी हार को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्वीकार कर लिया। जब ये खबर पहुंची भारत सुभाष चंद्र बोस को, तो उनको यकीन नहीं हुआ। तो इसी खबर को कंफर्म करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जापान की ओर उड़े, प्लेन से गए, और कहते हैं कि प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया 18 अगस्त 1945, याद रहेगा सभी को। और हम देखें 1945 में क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज के जितने भी सेना थे, जितने भी अधिकारी थे, सबको पकड़कर मुकदमा चलाया गया। और ये मुकदमा चलाया गया कहाँ पर? लाल किला में। कब चलाया गया? नवंबर 1945 में। आज़ाद हिंद फौज के 3 प्रमुख कैप्टन थे, एक थे कैप्टन सहगल, एक कैप्टन शाहनवाज खान और एक कैप्टन ढिल्लो, और इन तीनों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कहाँ पर? लाल किला में चलाया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस मुकदमे के दौरान देश की जनता ने लाल किला को चारों ओर से घेर लिया था। इतनी भयानक भीड़, इतनी भयानक भीड़ जोर जोर से नारे लगाती थी मुकदमे के दौरान कि लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को छोड़ दो, ऐसे कुछ नारे लगाती थी। कुल मिला के इस केस में तीनों अधिकारियों को मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई। और जब तीनों अधिकारियों की मृत्युदंड की सज़ा हुई तो भारत की जनता जो घेरे हुए बैठी थी वो और ज़्यादा बौखला गई। इतनी ज़्यादा बौखला गई कि पहली बार अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा, और पहली बार गवर्नर जनरल को वीटो पावर का उपयोग करके इन तीनों अधिकारियों की मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करना पड़ा। भगत सिंह की मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ करने के लिए भी बहुत दबाव बनाया गया था गांधी जी और सभी के द्वारा, लेकिन गवर्नर जनरल नहीं झुके। आप सोचिए 1945 में देश की जनता कितनी ज़्यादा उमड़ पड़ी होगी कि जनता के डर के मारे गवर्नर जनरल ने वीटो पावर का उपयोग किया और आज़ाद हिंद फौज के तीनों अधिकारियों की सज़ा को माफ़ कर दिया। तो आप याद रखिएगा ये मुकदमा कब चला? नवंबर 1945। कहाँ पर चला? लाल किला में, ठीक है। और हम देखें इसी 1945 में ही लॉर्ड वेवेल के द्वारा भारत के संबंध में प्लान बनाया गया, वेवेल प्लान, और इसी प्लान के तहत समस्त भारतीय दलों को शिमला सम्मेलन में बुलाया गया। कांग्रेस भी, मुस्लिम लीग भी, जो भी और भी नेता थे सभी को बुलाया गया शिमला सम्मेलन। तो आप याद रखिएगा शिमला सम्मेलन 1945 और वेवेल प्लान 1945, ठीक है। हम देखें 1946 की घटना, तो 1946 में क्या हुआ? नौसैनिक हड़ताल हो गई। ब्रिटिश नौसेना के जो भारतीय नौसैनिक थे, उन भारतीय नौसैनिकों की एक बहुत बड़ी समस्या थी, 2 समस्या थी। पहली समस्या ये कि अंग्रेज उनके साथ काले और गोरे का प्रजाति भेदभाव करते हैं,
वो तो शुरू से कर रहे थे। दूसरी समस्या ये कि भारतीय नौसैनिकों को अपने अपने समुद्री जहाज़ में खाना बनाने की अनुमति नहीं थी। इनके लिए खाना हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ से आता था, ठीक है। तो इसी को लेकर भारतीय नौसैनिकों ने हड़ताल शुरू कर दिया। इस हड़ताल की शुरुआत याद रखिएगा किस जहाज़ से हुई थी, तलवार नाम के नौसैनिक जहाज़ से हुई थी। फरवरी 1946 में शुरू हुआ और देखते देखते ब्रिटिश नौसेना के सारे जहाज़ लंगर डाल के हड़ताल में शामिल हो गए, ठीक है। आगे चलकर क्या हुआ, नौसैनिक हड़ताल में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस की ओर से सरदार पटेल दोनों ने नौसैनिकों से रिक्वेस्ट किया कि अपनी अपनी हड़ताल को वापस ले लें और इसी रिक्वेस्ट के आधार पे इस हड़ताल को समाप्त कराया गया 1946 में। इसी 1946 में हम देखते हैं भारत में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन जिसके मुखिया थे पैथिक लॉरेंस, इसके अलावा 2 मेंबर और थे, एक थे लॉर्ड क्रिप्स मिशन वाले क्रिप्स और दूसरे थे अलेक्जेंडर जो कि नौसेनापति थे। तो कुल मिला के 3 सदस्य अध्यक्ष समेत 3 सदस्य वाला कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो याद रखिएगा 1946 में। और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पे स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया और चुनाव कराया गया। कुल मिला के 389 सीटों का प्रावधान किया गया और 389 सीटों का चुनाव कराया गया कब, जुलाई में, याद रखिएगा जुलाई 1946 में, ठीक है। इसी 1946 में जब ये हुआ, मुस्लिम लीग ने देखा क्या कि कैबिनेट मिशन में कहीं पर भी उनकी मुस्लिम देश की मांग को ध्यान नहीं दिया गया है। फिर क्या हुआ, संविधान सभा का चुनाव हुआ तो 24% सीट ही मुस्लिम लीग को मिली, बाकी सीटें कांग्रेस और बाकी पार्टियों को। तो मुस्लिम लीग को लगा कि उनके अलग मुस्लिम देश की मांग इग्नोर किया जा रहा है। तो इसी अलग मुस्लिम देश की मांग के लिए मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा की गई। किस दिन को, तो इस दिन को याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को। और इस दिन में सभी जगह मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता निकल पड़े और नारे लगाने लगे, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। और यही कारण है कि पूरे भारत में जगह जगह इसी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के कारण भयंकर दंगे शुरू हो गए, जगह जगह दंगे, पूरा भारत दंगामय हो गया। और हम देखिए इसी 1946 में नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बनी। स्पष्ट हो चुका था कि अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे हैं तो भारत में व्यवस्थाएं सुचारू रहे, इसलिए क्या किया अंग्रेजों ने, एक अंतरिम सरकार जिसमें सभी दल के लोग शामिल हों, मुस्लिम लीग भी हो, कांग्रेस भी हो, तो नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक है। इसी 1946 में संविधान सभा जो गठित हो चुकी थी उसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया। कब, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को जब पहली बैठक बुलाई गई तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर के दिन बैठक हुई, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो आप ये सारी बातों को याद रखिएगा। 1947 की बात करें तो 1947 में लॉर्ड एटली, क्लेमेंट एटली, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने घोषणा कर दिया 20 फरवरी को, फरवरी लिखा है तो आप डेट भी याद रखिएगा, 20 फरवरी को ये घोषणा कर दिया कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। कब तक, 1948 तक आज़ाद कर देंगे। क्या देश में जगह जगह मुस्लिम लीग दंगे कर रही थी, पूरा देश दंगामय हो चुका था, तो अंग्रेज भी परेशान थे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया आप लोग आपस में देख लीजिए, नहीं देख पाओगे तो भी हम 1948 तक भारत को छोड़ ही देंगे, फिर आप जानो आपका काम जाने, ठीक है। तो ये घोषणा हुई 20 फरवरी। और इसी समय हम देखते हैं मार्च में भारत के गवर्नर जनरल बनकर कौन आए, लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन ने भारत के सांप्रदायिक समस्या को देखते हुए एक नई योजना बनाई। इस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को ही याद रखिएगा बाल्कन प्लान कहा गया। बाल्कन, एक्चुअल में बाल्कन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यूरोप में चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाक और बहुत सारे, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। आप यूरोप का नक्शा देखिएगा तो इन छोटे छोटे बहुत सारे देशों को
बाल्कन कंट्री कहा जाता है। और अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार को पढ़े होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार को पढ़े होंगे, तो आप जानते होंगे दोनों विश्व युद्ध के पीछे सबसे प्रमुख कारण क्या था? बाल्कन कंट्री। तो माउंटबेटन की योजना ये थी, क्या बाल्कन प्लान माउंटबेटन योजना को कहा गया? क्यों? क्योंकि माउंटबेटन की योजना ये थी कि बाल्कन कंट्री की तरह भारत को भी छोटे छोटे बहुत सारे देशों में बांट दिया जाए। एक देश भारत या पाकिस्तान नहीं, बल्कि सैकड़ों देश में बांटकर इनडायरेक्ट रूप से भारत में शासन चलाया जाए। तो इसीलिए माउंटबेटन योजना को बाल्कन प्लान कहा गया। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि बाल्कन प्लान किसने बनाया था? वीपी मेनन ने बनाया था। ये वीपी मेनन कौन थे? ये वीपी मेनन जो थे वो माउंटबेटन के पीएस पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो उन्हीं के दिमाग की उपज थी बाल्कन प्लान। याद रखिएगा सभी को। और हम देखें और भी आगे, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिस अधिनियम के द्वारा भारत का बंटवारा कर दिया गया भारत और पाकिस्तान के रूप में, और दोनों को स्वतंत्र कर दिया गया 14 अगस्त को पाकिस्तान को, एक दिन पहले ही, क्योंकि बहुत दंगा था, और एक दिन बाद 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आप याद रखिएगा, इस अधिनियम को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा स्वीकृति कब दे दी गई? 18 जुलाई को दे दी गई, 18 जुलाई 1947 में। और इसी के द्वारा भारत आज़ाद हुआ। भारत के आज़ाद होने की घोषणा के बाद फिर क्या हुआ? लास्ट में हम देखें रैटक्लिफ आयोग, क्योंकि भारत का बंटवारा करना था। भारत का बंटवारा कैसे होगा? इधर पूर्व में भी बांग्लादेश वगैरह जहाँ है, इधर पश्चिम में भी पंजाब के बीचों बीच, कुल मिला के बाउंड्री तय करने के लिए रैटक्लिफ के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया, बाउंड्री फोर्स कमीशन। तो याद रखिएगा, इस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? रैटक्लिफ बने। और इन्हीं के आधार पे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। इसीलिए भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश, इन दोनों की सीमा रेखा को आज भी रैटक्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत आज़ाद हो गया। और मॉडर्न हिस्ट्री जो इस तरीके से चल रहा था 1700 से लेकर 1947, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे हिस्ट्री को, चैप्टर 1 सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर लास्ट चैप्टर भारत की आज़ादी, जहाँ तक तो लाइन से हम देखेंगे। ठीक है। आपको ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के जो ये सारे वीडियो चल रहे थे एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को उन तक शेयर ज़रूर करिएगा जो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, सभी जगह ये काम आएगा। ठीक है। आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।